नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2016 का सेकंड पेपर हल करेंगे, जिसमें जो है सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण पढ़ते हैं, फिर भी उनमें एक भिन्न अर्थ लगाता है। उनके बारे में क्या कथन सत्य है। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण पढ़ते हैं, फिर भी अलग अलग अर्थ लगाते हैं। पहला विकल्प है संभव है विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना कठिन है। देखिए, विकल्प क्या कह रहा है कि जब एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विकल्प संभव है क्योंकि व्यक्ति के विभिन्न अधिगम भिन्न भिन्न विधियों को प्रभावित करते हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। जब कोई विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान और मनोवृत्ति, समाज, संस्कृति, वातावरण, भाषा आदि का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जब विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ता है फिर भी वे मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ लगा सकते हैं। तो इसका विकल्प दोस्तों क्या सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है। एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान है। क्या कह रहा है। सक्रिय और सामाजिक। अगला सक्रिय और निष्क्रिय और सरल। तीसरा निष्क्रिय और सामाजिक। चौथा सक्रिय और सरल। तो दोस्तों विकल्प इसका आ जाएगा क्या। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, यानी विकल्प एक सही आ जाएगा। अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है, सक्रिय और सामाजिक है। अच्छा, अगला दोस्तों क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, प्रभावी शिक्षार्थी बनने के सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, विकल्प देखते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सहायता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। छोटी इकाइयों और खंडों में जानकारी प्रदान करना। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना। चलिए दोस्तों, इसका विकल्प क्या आ जाएगा कि विद्यार्थियों को सिखाना कि वे अपने अधिगम का अन्वेषण करें। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों पर लगाना चाहिए जिसमें, देखिए प्रश्न जाएगा समस्या समाधान कौशल। ठीक है, समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, उसके लिए किन क्रियाकलापों पर लगाना चाहिए। नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक पर। नंबर 2 प्रत्यास्मरण रटना और समझना। नंबर 3 ड्रिल और अभ्यास। नंबर 4 पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो दोस्तों किस पर हमें लगाना चाहिए दोस्तों। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो सबसे विकल्प क्या आ जाएगा, समस्या समाधान कौशल पर। अगला दोस्तों, तो विकल्प चौथे का क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना क्या होगा। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है। शिक्षक को किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला दोस्तों विकल्प क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं।
कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य। क्या कह रहा है? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षार्थी का शारीरिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ अधिगम, कौन कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो सभी तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ABCD सारे तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला दोस्तों, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य। अगला विकल्प क्या कह रहा है? वयस्क और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो दोस्तों क्या है? निजी अनुभवों से दी गई ज्ञान का संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो ये क्या कह रहा है? सार्थक अधिगम, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण सार्थक अधिगम के में आएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षाओं में आते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा रखना, विद्यार्थियों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं आता है? तो दोस्तों प्रारंभिक कार्यों में से नहीं आता है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना, यानी विकल्प 3 सही आ जाएगा। यह एक नकारात्मक धारणा का प्रश्न है, तो ये जो है विकल्प 3 सही आ जाएगा। तो विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये सही है कथन, ठीक है। अगला कथन क्या कह रहा है? विकास वंशानुगत वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है। यही दोस्तों सतत अन्योन्य क्रिया, ये क्वेश्चन गलत है, ये विकल्प सही बन जाएगा। आपका उत्तर यही हो जाएगा। अन्य विकल्प देखते हैं। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये दोनों कथन भी सत्य हैं, लेकिन विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, यह गलत है। विकास का व्यापक अर्थ है शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होता है। विकास के परिवर्तनों को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिवर्तन और योग्यताओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। विकास का परिवर्तन गुणात्मक है, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। विकास वंशानुगत वातावरण के साथ सतत अन्योन्य क्रिया है। अगला क्या कह रहा है? खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कौन कौन सा है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो विकल्प आ जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया। क्या? वंशानुकरण और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया ही विकास के ये किसका कथन है? ये एक महान भाषाविद मोर्स और विंगो का कथन है ये। क्या?
वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, क्या? वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला दोस्तों, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? क्या सत्य है दोस्तों? विद्यालय और सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला दोस्तों, विद्यालय सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला दोस्तों, सामाजिकरण में विद्यालय की थोड़ी बहुत भूमिका होती है। अगला दोस्तों, सामाजिकरण विद्यालय का पहला और मुख्य कारक है। तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों को आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? विकल्प, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रभावित किए हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे स्थिर हैं। अगला, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो किसी चरण। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यालय सामाजिकरण में महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों को आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर होते हैं। बच्चे की संस्कृति के आधार पर इन चरणों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों क्या सही हो गया? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे स्थिर चरण हैं। चरण क्या है? स्थिर हैं। अगला, पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि बच्चों का विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु निश्चित यह है कि सभी बच्चों का विकास सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वे सभी चरण स्थिर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? वन्य जीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, ये नहीं। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। तीसरा, परिकल्पना पर विधिवत परिरक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिय अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रिय अवस्था। संक्रिय अवस्था तो तीसरी अवस्था है और इसमें पर्याप्त निपुणता बालक हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं कौन कौन सी हैं? विचारों की विलोमिता, संरक्षण क्रमबद्धता, पूर्ण अंत संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भौतिक वस्तु के आकृति बदल देने पर भी उसके मूल गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जीन पियाजे के आधार पर संरक्षण में क्या क्या आता? किसी भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल दी जाएं। अगला दोस्तों 14वां नंबर क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या मिलान करना है? संगीतात्मक कौन होता है दोस्तों? वायलिन वादक। संगीतात्मक वायलिन वादक हो गया। भाषिक कौन हो गया? कवि, यानी भाषिक तो कवि हो गए। अंतर्वैयक्तिक कौन है? चिकित्सक। इंट्रोवर्ट कौन होता है? चिकित्सक यानी सी का पहला। और स्थानिक डी, स्थानिक मूर्तिकार होगा।
चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, फिर से विकल्प देख लेते हैं। संगीतक यानी संगीतात्मक कौन है? वायलिन वादक यानी ए का चौथा, ठीक है। भाषिक यानी बी का दूसरा यानी कवि, ठीक है। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, ठीक है। दो विकल्प बन रहे हैं, तीसरा नंबर चौथा नंबर। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक होता है यानी सी का पहला, ये सही आ जाएगा। और डी का मूर्तिकार यानी पांचवा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? लेवोत्स्की के अनुसार, लेवोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि वाइगोत्स्की का कथन है कि वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक भाषा विकास चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं। तो इसका विकल्प आंसर क्या आ जाएगा? वोत्स्की ने कहा था कि भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो इसमें क्या है? भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। तो अगला दोस्तों क्या कह रहा है? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पहुंचाने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। अगला, कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं है। अगला, कोलबर्ग का सिद्धांत मूलतः कोलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों को आदृत किया है। तो ये विकल्प चौथा सही हो जाएगा। क्या कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में मूलतः पुरुषों को आदृत किया? देखिए, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में अनेक बातों की आलोचना की जाती है। एक आलोचना यह है कि कोलबर्ग ने मूलतः अपने नमूनों में पुरुषों को सिद्धांत किया, स्त्रियों को शामिल नहीं किया। ये कोलबर्ग की जो ड्रॉबैक था, इसकी बड़ी आलोचना होती है। और दूसरी आलोचना क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। तो दोस्तों इसका विकल्प क्या आ जाएगा? विकल्प चौथा सही हो जाएगा कि मूलतः पुरुषों को नमूनों को आदृत किया है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आकलन को उजागर करता है? ठीक है, कौन सा अधिगम आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो इसका दोस्तों विकल्प क्या सही हो जाएगा कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प एक सही हो जाएगा। अधिगम के आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्य स्वीकार करने या विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव, अभिरुचि प्रकट करते हुए पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो यही क्या है? अवधारणात्मक समझ का आकलन। अगला दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? शिक्षक के द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, ये विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प क्या? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ये विकल्प आंसर हो सकता है। आगे विकल्प देख रहे हैं। निर्धारित सूचनाओं का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, नहीं, ये भी विकल्प गलत है। सारी कक्षा में सारी बात सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना, ये भी गलत है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, यानी विकल्प दूसरा सही हो जाएगा।
अगला दोस्तों, भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। उल्टा कर दिया, पहले विकल्प में वाइगोत्स्की ने कहा था जो कथन, वो कथन पियाजे का बताया और पियाजे का वाइगोत्स्की के आधार पर बताया है। अगला क्या कह रहा है? दोनों मानते हैं कि बच्चे का भाषा से विचार जन्म लेते हैं और दोनों, चौथा विकल्प है, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। तो विकल्प आंसर सही हो जाएगा। पियाजे ने क्या कहा था कि पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा विचार पर भारी पड़ती है। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पर विचार का भारी प्रभाव पड़ता है। कहा जा सकता है विचार का जन्म बच्चे के अनुभव और उसकी परिपक्वता के अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। ये एक कथन माना जाता है कि विचार का जन्म बच्चे के अनुभव और उसकी परिपक्वता के अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है। और इन्होंने क्या कहा था? विचार का जन्म अंतःसामाजिक क्रिया के द्वारा होता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। ये कथन बहुत पूछा जाता है कि बच्चे के अनुभव और उसके परिपक्वता के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अगला, विद्यालय जाते समय पोती को अब दादा से बहस करते हुए दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह पोती अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी क्या कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में किसको प्रतिबिंबित करता है? चलिए, लिंग समरूपता। अगला, लड़कों और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं, लड़के के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो ये कौन सा? लड़के और लड़कियों की स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अगला दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं हो, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उनमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो विकल्प क्या कह रहा है? ए और बी और सी सही नहीं, बी और सी। आकलन तभी मूल्यांकन जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं। विकल्प बी और सी भी गलत है, तुलनात्मक मूल्यांकन गलत है। अगला क्या कह रहा है? विकल्प ए और बी सही, यानी बी अगर गलत है तो तुलनात्मक मूल्यांकन बी विकल्प। ये तीसरा क्या कह रहा है? बी और डी ये भी गलत है। ए और सी, ये देखते हैं विद्यार्थियों को अपनी यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उन्हें तदनुसार ठीक कर सके। यानी विकल्प ए सही है, विकल्प सी सही, यानी विकल्प क्या आ जाएगा? ए एंड सी, ए और सी सही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? देखिए, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो सहायता उपलब्ध कराएं। अगला क्या कह रहे हैं? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। समावेशी शिक्षा में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए और
समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समाज के सभी घटकों को साथ लेकर शिक्षा के जैसे महत्वपूर्ण अंगों को स्वीकार करना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ठीक है, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों से अधिक परिश्रम के लिए कहेगा ताकि वे साथियों के बराबर पहुंच सके। समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उसकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताते हुए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर भी ध्यान देगा। विकल्प, अगर भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनको क्या वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? इनको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। क्या कह रहा है? समीप दूराभि शिक्षा, समीप दूराभिमुख शिक्षा। समीप दूराभिमुख शिक्षा क्या होता है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए का चौथा सही हो जाएगा। ए का चौथा यानी ये ए का चौथा 4 नंबर सही हो जाएगा। सिर पदाभिमुख शिक्षा। सिर पदाभिमुख शिक्षा क्या कहलाती है? सिर से पैर का क्रम। सिर पदाभिमुख दिशा क्या कहलाएगी? सिर से पैर का क्रम यानी बी का दूसरा सही हो जाएगा। अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं यानी क्या सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं क्या होगी? अंतरावैयक्तिक भिन्न किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों की भिन्न हो सकती है यानी तीसरा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा यानी ए का क्या आ जाएगा दोस्तों? चौथा, बी का दूसरा यानी विकल्प चौथा ही सही हो जाएगा यानी ए का चौथा, खाली एक ही विकल्प में मिल रहा है, ए का चौथा। अगला दोस्तों, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा कि संज्ञान संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों संज्ञान और संवेग दोनों आपस में कनेक्टली जुड़े रहते हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है कि विविध विद्यार्थियों की एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम समवयस्कों से सीखना कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए या प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? 27 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता से संबोधित कर सकती है। भिन्नता को स्वीकार करते हुए उसके महत्व देखकर विविधता को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? दोस्तों देखते हैं। तो विविधता को यानी विकल्प ए तो सही हो गया। फिर बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विकल्प बी भी सही हो गया। फिर क्या करें? विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके यानी विकल्प कौन सा? सी सही हो गया। मानक निर्देश देकर निष्पादन है तो सर्वमान मानदंड बना के यानी डी गलत है।
तो क्या हो जाएगा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो विकल्प ए बी सी तीनों सही, यानी ए बी सी यानी विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है, छुओ और अनुभव करो सूचना पट्टों को उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास कर रही है। क्या कह रहा है, तो छुओ और अनुभव करो, तो ये कौन सा है, दृष्टि विकलांग, श्रवण विकलांग, सीख न सकने वाले विद्यार्थी और सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। तो विकल्प सही हो जाएगा दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। अगला दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित करके विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। विकल्प 3 सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी जातियां और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। अगला क्या कह रहा है, यानी विकल्प पहला तो गलत हो गया। असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है देखना है दोस्तों, तो पहला तो ये गलत है। दूसरा, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उचित पुरस्कार नहीं दिए। विकल्प दूसरा भी गलत है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षण के तरीके से नहीं किया जाता क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक, यानी विकल्प तीसरा सही है। वे विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखते, यानी सी, यानी विकल्प सी और डी। विकल्प सी और डी यानी विकल्प 1 सही आ जाएगा। सी और डी सही, किसमें एक और से एक, विकल्प 1 में क्या सी और डी है। चलिए दोस्तों, आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक